दो नाम होते हैं। एक तो आता है दतोबा पांडुरंग। एक कल भी बताया था मैंने, वो आत्माराम पांडुरंग था। ठीक है, ये दतोबा पांडुरंग है। और दूसरा नाम आता है इनमें बाल शास्त्री जाम्बेकर। ठीक है, दो नाम है, दादोबा पांडुरंग एंड बाल शास्त्री जाम्बेकर। कोई भी नाम आपसे पूछा जा सकता है, पुट किया जा सकता है कि माने कि कल को सोशल रिफॉर्म्स, कल्चरल रिफॉर्म्स एक साइड आ गए, दूसरी साइड तो ईयर लिख दिया, या फिर आपको इनके नाम लिख दिए फाउंडर्स के, मैच द फॉलोइंग उसमें आ गया। तो दादोबा पांडुरंग, बाल शास्त्री जाम्बेकर, जरूरी नहीं है कि दोनों नाम लिखे हो, उसमें आपको एक नाम को ये इनमें से देखने को मिल सकता है। ज्यादातर तो ऐसे पांडुरंग का पूछते हैं, बट बाल शास्त्री जाम्बेकर भी पूछा जा सकता है क्योंकि इन्हीं के साथ एसोसिएटेड थे ये इन 1849, 1849। ठीक है, और ये जितनी भी चीजें हो रही है ध्यान रखिए 19th सेंचुरी में हो रही है। तो 19th सेंचुरी जो है वो भारत के लिए, ठीक है, शुरुआत से ही एक सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग, जिसको हम बोल सकते हैं रेनेसेंस। ठीक है, रेनेसां, रेनेसां मतलब होता है पुनर्जागरण, पुनः जागृत होना। और वो हम हो रहे हैं। जो हमारी बुराइयां हैं, जो हमारे सिस्टम में खामियां हैं, उसको हम ढूंढ रहे हैं और उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो सदियों से चलती आ रही है। तो 1849 में इसकी स्थापना की गई थी और इनका बिलीव था वन गॉड। ठीक है जी, दे बिलीव इन वन गॉड, वननेस ऑफ गॉड, मतलब भगवान एक है, ईश्वर एक है। ठीक है, और इनका मेन का मतलब ये है कि इन्होंने कैसे एक्सप्रेस किया इस चीज को। तो देखिए स्पेशली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए, जाति प्रथा को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया था कि जो लो कास्ट पीपल है उनसे ये खाना बनवाते थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं खुद भी खाते थे और लोगों को सर्व भी करवाते थे, खिलाते थे। ठीक है, तो ये जो मेंबर्स हैं परमहंस मंडली के, ये लो कास्ट पीपल लोगों के घर से उनको राशन देके उनसे खाना बनवाना, और ये बिलीव करना कि इनके हाथ से अगर हम नहीं खाते हैं तो इनके हाथ से ही खाना चाहिए। ठीक है, ताकि ये जो है हमारी परंपरा की, जैसे हम छुआछूत ये वाली चीजें वो खत्म हो सके। ठीक है, सो दे बिलीव इन ऑल्सो विडो मैरिज हो गया, एजुकेशन फॉर वुमेन हो गया, इनको भी सपोर्ट किया। ये चीज हर कोई बंदा जो भी समाज सुधारक है वो एजुकेशन, वुमेन महिलाओं की शिक्षा और विडोरी मैरिज इसको सपोर्ट करता है, और चाइल्ड मैरिज को और इंटरकास्ट मैरिज को। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज को तो सपोर्ट करता है पर चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट नहीं करता। ये कुछ तीन चार चीजें जो कॉमन है, जो हर किसी उसमें देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। इसमें एक स्पेशल चीज क्या आई कि जो लो कास्ट पीपल है, लो कास्ट जो पीपल है, इनके द्वारा खाना जो है वो बनवाया जाता था, और सभी को, सभी मिलकर जो है वो बैठकर खाते थे। किसी भी जाति का कोई सवाल नहीं। ठीक है, कोई भी जो है वो खाएगा। उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको टारगेट किया गया। ठीक है, उसको खत्म करने की बात की गई। ठीक है, एक नए तरीके से। नेक्स्ट आता है यंग बंगाल मूवमेंट। अब इसमें कॉलेज का नाम आएगा हिंदू कॉलेज। किसने बनाया था और कब बनाया था, याद है किसी को? कल मैंने बताया इसमें यंग बंगाल मूवमेंट। हाँ जी, बताइए।
हिंदू कॉलेज किसने बनवाया, एफर्ट्स किसके थे, तो राजा राममोहन रॉय थे, ठीक है। और किस अंग्रेज ने, किस व्यक्ति ने साथ दिया था, डेविड हेयर, ठीक है, डेविड हेयर। और फेमस हिंदू कॉलेज कलकत्ता में 1817 में बना था, ठीक है। 1817 वेदांत कॉलेज 1825, जिसमें इंडियन और वेस्टर्न स्कूल ऑफ सोशल एंड फिजिकल साइंसेस के जो है वो कोर्सेज को ऑफर किया गया। ये कल ही किया ना ब्रह्म समाज में, बताया था मैंने। अब देखिए यंग बंगाल मूवमेंट जो है ये क्या है, ये किसने शुरू की, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि जो अपना ब्रह्म समाज शुरू हुआ था उसके ही टाइम के आसपास जो है ये भी बंगाल यंग बंगाल मूवमेंट शुरू हुआ, ठीक है। 1828-29, ठीक है, 1828-29 में। अब ये बोल सकते हैं कि ये 28-32 ही नहीं, 30-31-32 तक गया ये, ठीक है। मतलब ये तो 4-5 साल है 1828 से 32 तक ये मूवमेंट देखने को मिला, ठीक है। लेट 1820s और अर्ली 1830s, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें कि किसके द्वारा शुरू किया गया था, किसने इसकी फाउंडेशन रखी थी यंग बंगाल मूवमेंट की, सो फाउंडेड बाय हेनरी लुइस, इसका नाम थोड़ा सा बड़ा है, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। ये नाम काफी इम्पोर्टेंट है और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, ठीक है। ये जो है आदमी, ये व्यक्ति टीचर है हिंदू कॉलेज में, ठीक है। जो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज बना था 1817 में, वहां पे क्या है, टीचर है। और ये यंग टीचर है, एक युवा है ये ब्रिटिश, ठीक है। वैसे आयरिश था, ये आयरलैंड का था। हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो टीचर, ठीक है। कहाँ था, हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज कलकत्ता में। अब इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने जो है वो इंटेलेक्चुअल जो ट्रेंड है, ठीक है। एक देखिए जो पढ़ने आते हैं वो यूथ है कॉलेज में, ठीक है। 18-20-22 साल के जो लड़के या लड़कियां हैं जो यंग हैं, खासकर लड़के, क्योंकि लड़कियां तो कम है वक्त पे, तो उनको जो है वो रेडिकल थिंकिंग के ऊपर, रेडिकल थिंकिंग होती है जो उनको एक तरह से सोचने के लिए, लॉजिकल थिंकिंग, वो उनकी सोच विचार है, उसमें चेंजेस लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए जो है वो जाना जाता है ये मूवमेंट, ठीक है। कि जो आप यंग स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में ये चीज है कि एजुकेशन तो आप प्राप्त कर रहे हैं, बट व्हाट इज द रियल पर्पस टू गेन एजुकेशन, ठीक है। मतलब मेन मकसद है क्या, आपका एजुकेशन लेने के बाद क्या होगा, गुलामी करनी है। तो इसका मतलब उनको उनके राइट्स, उनके हक, उनकी पावर्स, ठीक है, वो सारी चीजों का उनको ज्ञान भी होना चाहिए। आफ्टर एजुकेशन क्या करेंगे आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके राइट्स और उनकी जो रेडिकल थिंकिंग है, इंटेलेक्चुअल लेवल है, उसको चेंज करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। और वो बिलीव करते थे इस चीज में कि जो सत्य है, ट्रुथ, जो फ्रीडम है, ठीक है, वो जरूरी है। एंड जो आपका धर्म है, ठीक है, जो रिलीजन है, यहाँ रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म की बात हो रही है, ठीक है। रिलीजन का मतलब ये है यहाँ पे कि जब आप पढ़ लेंगे, आप एक मानव धर्म की बात हो रही है, बड़े ब्रॉड लेवल पे कंटेक्स्ट पे बात हो रही है, ठीक है। रिलीजन वो चीज नहीं है कि हिंदू है तो आप अपने कर्म कांडों के ऊपर ध्यान रखो, ऐसा नहीं। रिलीजन का मतलब यहाँ मानव धर्म पे है, ठीक है, एक मानवता का धर्म जो है वो। और जो वुमेन एजुकेशन है उसको सपोर्ट किया, ठीक है, ताकि वुमेन जो है वो उनको उसमें कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन मिले और उनको पढ़ाया जाए ताकि वो आगे बढ़े, ठीक है। तो ये चीजें जो हुई
ये मेन उनका टारगेट था, जिसमें इंटेलेक्चुअल लेवल जो है रेडिकल थिंकिंग को प्रमोट करना है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल एंड रेडिकल थिंकिंग। रेडिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि भाई आप एग्रेसिवली अपने बारे में सोचें, ठीक है। बड़े प्यार से सोचने का मकसद नहीं है। आपको जो है आपकी जो राइट्स हैं, आपकी जो पावर्स हैं, उनको पहचानो और अपने हक की लड़ाई के लिए खड़े हो जाओ, ठीक है, ताकि वो जो आपको चाहिए वो मिले, ठीक है। और उसके लिए आपको कोई देगा नहीं, छीनना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। तो ये जो यंग बंगाल है मूवमेंट है, किसने शुरू किया और इसमें क्या था, एजुकेशन का रियल पर्पस समझाया गया, ठीक है। और ये जो है फ्रीडम, रिलीजन, ट्रूथ, ये जो थिंकिंग है ये डेवलप करने की बात की गई। और इसके अलावा जो डेरोजियो हैं, जिन्होंने इसी चक्कर में, इसीलिए जो है उन्होंने कलकत्ता से एक पेपर जो है वो उन्होंने एडिटर के रूप में निकाला भी, दैट इज कलकत्ता गैजेट, ठीक है, कलकत्ता गैजेट, इसी थिंकिंग को प्रमोट करते हैं। कि आपने ध्यान रखना है कि कलकत्ता गैजेट, कल को क्वेश्चन आए, कलकत्ता गैजेट न्यूज़पेपर जो है, पेपर जो है वो पत्रिका या पेपर किसका था, तो ये डेरोजियो। इसका मेन पर्पस क्या है, तो ये कहाँ हिंदू कॉलेज में टीचर था और क्या इन्होंने यंग यूथ में जो कॉलेज में पढ़ता है उनको कैसे मूवमेंट चलाया, वहां पे उनको चेंज करना, उनका माइंडसेट चेंज करना, ठीक है। इस तरह से उन्होंने एजुकेशन की पूरी ये चीज करने की कोशिश की थी, ठीक है जी। चलिए, तो इम्पोर्टेंट है ये, काफी इम्पोर्टेंट आता है और इसका थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है नामधारी मूवमेंट, ठीक है। नामधारी या फिर तुक्का मूवमेंट भी बोलते हैं इसको। सिख मूवमेंट एक तरह की है, नामधारी या तुक्का आंदोलन, तुक्का मूवमेंट। देखिए, इसका जो फाउंडेशन है नामधारी या तुक्का मूवमेंट का, ये है सिख और फाउंडेड बाय भाई बालक सिंह। दो नाम आते हैं इसमें, एक चेला है, एक शिष्य है, सॉरी एक शिष्य है, गुरु है, भाई बालक सिंह एंड बाबा राम सिंह, ठीक है, बाबा राम सिंह। ये दो नाम, भाई बालक सिंह एंड बाबा राम सिंह, इन्होंने इस मूवमेंट को इनिशिएट किया, शुरुआत की, ठीक है। और कहाँ की, स्पेशली इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। एनडब्ल्यूपीपी का मतलब क्या है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मेनली ये आ जाता है, इसे एनडब्ल्यूपीपी एफपी लिखे तो ये एरिया पाकिस्तान का, ठीक है, पाकिस्तान का और अपना पंजाब, तो मतलब जो पंजाब की बात हो रही है ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, जो सिंध के किनारे। तो ये स्पेशली ईस्ट पंजाब में, जैसे आज का जो इंडिया का पंजाब, ठीक है, लुधियाना प्रोविंस बोल सकते हैं, तो मेनली ये यहाँ पे शुरू हुआ था, लुधियाना के एरिया, लुधियाना प्रोविंस, ठीक है। शुरू तो ये बहुत पहले हो गया था, लगभग 1840s में, ठीक है, 41 42, मगर इसका जो अंत, इसका जो बाद में इसको जो अंग्रेज थे जिन्होंने इसको दबाया था, वो नॉर्थ ग्रुप के टाइम पे लगभग 1870s में इसको जो है वो इसको शांत किया गया, इस मूवमेंट को अंग्रेजों के द्वारा। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है, लुधियाना प्रोविंस मतलब जो आपका मेनली जो ईस्टर्न पंजाब है, जो इंडिया में पड़ता है आज, वहाँ पे इसका जो है वो शुरुआत की गई,
अब ये है क्या, तो इसमें जो है सिंपल सी बात है कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करना है। जो सिखों के भीतर, जो सिखों के अंदर जो है वो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जो जाति प्रथा को लेकर के, ठीक है, जैसे हिंदुइज्म में था वैसे ही सिखों में भी देखने को मिला कि जो जितनी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको अपोज करने की बात की। एंड द अल्टीमेट रियलिटी इज कि जो सिखिज्म है, ठीक है, उसको क्या करना है हमने, उसकी ट्रू स्पिरिट को स्प्रेड करना, ठीक है, जो सच में उसका जो मकसद है, उसकी जो स्पिरिट है उसको स्प्रेड आउट करना है, उसको फैलाना है, ना कि हमें इस कास्ट के चक्कर में पड़ना, ठीक है। तो इनका जो मेन मकसद था ये था टू स्प्रेड आउट द ट्रू स्पिरिट ऑफ सिखिज्म, ठीक है जी, ट्रू स्पिरिट ऑफ सिखिज्म। जो सिखिज्म का, सिख धर्म का एक्चुअली मकसद है, सही मकसद है, ठीक है, जो उसका ट्रू स्पिरिट है उसको स्प्रेड आउट करना है, ना कि हमें इन जातियों में भटकते रहना है। उसको अपोज किया उन्होंने, ठीक है, एंड दे अपोज्ड टू ऑल कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस। डिस्क्रिमिनेशन बोल दें या फिर डिस्टिंक्शन बोल दें, क्योंकि अलग अलग जातियों के चक्कर में सिखिज्म में भी पढ़ते रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सिखिज्म में भी जो है वो कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिल रही थी, तो इसलिए यहाँ पे भी सिखिज्म को सपोर्ट करने की बात की कि भाई जो एक्चुअल मीनिंग है सिखिज्म का वो हमें करना है प्रमोट, ठीक है। और इसके लिए जो है वो भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह इन्होंने बहुत एफर्ट किया, और बाद में इसको जो है वो अंग्रेजों ने दबा भी दिया था, क्योंकि बहुत लंबे उस पे स्तर पे जो है बड़े लेवल पे चल गया था, तो फिर उसको दबा दिया, ठीक है। और बाद में जो है वो चेंजेस भी आए, ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसमें लोगों को जागरूक करवाया, रैलियां हुई, सभाएं हुई, तो फिर वो कहीं ना कहीं चेंजेस भी देखने को मिली, लोगों में बड़ा चेंज भी आया इस थिंकिंग को लेकर। नेक्स्ट आता है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इसको मैंने कल केशव चंद्र सेन एक नाम बताया था, ठीक है, उन्होंने ही इसकी फाउंडेशन रखी थी, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। बंगाली है केशव चंद्र सेन, ठीक है, जो कि मैंने बताया था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया उससे जुड़े हुए थे, ठीक है, और लगभग उन्होंने उसकी स्थापना की थी, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ठीक है। और केशव चंद्र सेन ने फिर उसकी और ज्यादा विरोध हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी छोटी उम्र में, चाइल्ड मैरिज, तो वही है केशव चंद्र सेन। देखिए इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन की जो फाउंडर है वो है केसी सेन, केशव चंद्र सेन, और कहाँ की थी, इन कलकत्ता, क्योंकि बंगाली है, इन 1870 1870 में, ठीक है, कलकत्ता में। ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, देखिए मकसद ये है कि जो चाइल्ड मैरिज है उसके अगेंस्ट पब्लिक ओपिनियन को बनाना, ठीक है, लोगों में ये धारणा, लोगों की ये धारणा जो है वो बने कि जो चाइल्ड मैरिज है वो गलत चीज है, ठीक है, और उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको रोकना चाहिए, ठीक है, और जो ब्रह्म फॉर्म है मैरिज का उसको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। देखो शादी के टाइप्स मैंने बताए थे, 8 तरह की मैरिजेस होती हैं, तो ये सिर्फ एक नेचुरल वे बात कर रहे हैं, जो एक नेचुरल वे होता है शादी का, ब्रह्म, जैसे बोलते हैं ब्रह्म मैरिज, ठीक है, उसको प्रमोट, उसको लीगलाइज किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। और जो महिलाओं का जो इंटेलेक्चुअल और सोशल स्टेटस है, जो सामाजिक दर्जा है और जो बौद्धिक दर्जा है,
उसको कहीं ना कहीं प्रमोट किया जाए। तो इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन जो है, इसमें मेन मकसद इनका चाइल्ड मैरिज और वुमेन एजुकेशन के ऊपर ही है, बट उनका एक मकसद ये भी है कि जो ब्रह्म टाइप मैरिज है उसी को लीगलाइज किया जाए, न कोई दूसरी शादी जैसे 8 प्रकार की शादियां बताई गई है, तो उन सभी को खत्म करके सिर्फ एक ही प्रकार की शादी को किया जाए कंसिडर। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव मैं लिख देता हूँ कि क्या है। इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन का जो ऑब्जेक्टिव है, टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। ठीक है, चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट जो है वो पब्लिक ओपिनियन, लोगों की राय को बनाना, उनकी धारणा को, उनकी राय को चेंज करना। ठीक है, और इन्होंने बोला टू लीगलाइज, लीगल तरीके से, ठीक है, एक कानूनी तौर पे ब्रह्म मैरिज को, ठीक है, देखना, टू लीगलाइज ब्रह्म फॉर्म ऑफ मैरिज, ब्रह्म फॉर्म ऑफ मैरिज। ठीक है, और महिलाओं का जो स्तर है, खासकर जो इंटेलेक्चुअल और सोशल स्टेटस, उसको प्रमोट करना। ठीक है, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्षमता, ठीक है, एंड सोशल स्टेटस सामाजिक दर्जा। और समाज में दर्जा कैसे उठेगा, जब वो पढ़ेंगे उनकी सोच बदलेगी, ठीक है, वो अपने राइट्स, वो अपनी हक जानेंगी, तो इस तरह से वो चेंज आ सकता है समाज में महिलाओं के ऊपर। इंटेलेक्चुअल एंड सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, इसको चेंज करना, इसको प्रमोट करना, ये भी था इसका मकसद। तो ये लोगों की परसेप्शन है, ओपिनियन है, उसको चेंज करना चाइल्ड मैरिज के लिए, फिर ये ब्रह्म फॉर्म ऑफ मैरिज को सपोर्ट करना, उसको लीगलाइज करना, और ये चीज, ये इसका मेन मकसद था इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन का। हालांकि इनका कटाक्ष बहुत हुआ, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी, तो वो अलग चीज है। ये आप देख सकते हैं कि ब्रह्मो समाज से भी जुड़े थे और इन्होंने ऐसे काम कर दिए, और खुद ये दुनिया को ये सिखा रहे हैं गलत है। ठीक है, और अपने घर में उन्होंने गलत काम कर दिया था, इसलिए इनका विरोध हुआ था बहुत। नेक्स्ट आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। देखिए, थियो का मतलब आप इंग्लिश में जब भी पढ़ेंगे तो थियो का मतलब होता है धर्म, थियो का मतलब होता है थियोलॉजी। ठीक है, थियोलॉजी का मतलब धर्म की स्टडी, द स्टडी ऑफ रिलीजन। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ी हुई सोसाइटी है। ठीक है, एंड द फाउंडर वाज फाउंडेड बाय, दो आदमी है, एक महिला है, ठीक है, जिनका नाम है मैडम HP ब्लावत्स्की। ठीक है, इनका नाम याद रख सकते हैं, मैडम HP ब्लावत्स्की एंड कर्नल HS ऑलकट। ठीक है, और दूसरा नाम है कर्नल है रैंक से HS ऑलकट। दोनों ही अंग्रेज हैं, दिख रहे होंगे आपको, नाम हिंदू नाम नहीं है ये। मैडम HP ब्लावत्स्की एंड कर्नल HS ऑलकट, इनका पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लंबा चौड़ा है, बट ब्लावत्स्की और ऑलकट याद रख सकते हैं। एक महिला है, एक पुरुष है। अब देखिए, इन्होंने इसकी स्थापना कहाँ और कब की? इन न्यूयॉर्क, इंडिया में नहीं, USA के न्यूयॉर्क में हुई थी इन 1870। अब 1875 में इंडिया में भी कुछ हुआ था, कल मैंने बताया, बॉम्बे में,
याद है किसी को? आर्य समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना, हाँ बिल्कुल, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अब देखिए ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, ये मैंने जैसे ही बताया कि थियो मीन्स धर्म, तो यहाँ पे धर्म को सेंटर पॉइंट माना गया है, धर्म से जुड़ी हुई ये कोई सोसाइटी है। अब इसमें न्यूयॉर्क में 1875 में जब ये हुई, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ धर्म से रिलेटेड तो है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, हालांकि ये बाद में 1882 में इसका हेडक्वार्टर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया था इंडिया में, ठीक है, आद्यार में, तमिलनाडु में। तो अभी तो ये न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई, बट इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपने एक नाम सुना होगा, एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट, बसंत माता के नाम से जिन्हें जाना जाता है। एनी बेसेंट जो कि हमारी आयरिश लेडी, आयरलैंड की लेडी थी, काफी ज्यादा इसने जो है वो मूवमेंट्स में हिस्सा लिया है। तो इन्होंने इसका हेडक्वार्टर कहाँ चेंज कर दिया था? आद्यार, न्यूयॉर्क से यहाँ ले आएंगे, ठीक है, और आद्यार है चेन्नई के पास, तमिलनाडु में, ठीक है, जगह है ये, आज मद्रास में चेन्नई के एरिया में पड़ता है ये, ठीक है, वहां पे इसको शिफ्ट कर दिया। इट्स हेडक्वार्टर्स वर शिफ्टेड बाय एनी बेसेंट, ठीक है, इन द ईयर 1882 इन आद्यार, तमिलनाडु, ठीक है। अब देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के फाउंडर पूछा जाए, ये ध्यान रखना, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के फाउंडर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट, क्योंकि भारत में इसको लाया कौन था, शुरुआत किसने की थी? एनी बेसेंट। अगर क्वेश्चन आए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन, तब तो यही है न्यूयॉर्क में 1875 में एचपी, ठीक है, ब्लावत्स्की एंड एचएस ऑल्पर। अगर ऐसा पूछा जाए कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो वो एनी बेसेंट होगा, क्योंकि इन्होंने ही यहाँ का हेडक्वार्टर शिफ्ट किया था और भारत में यही इस चीज का कंसेप्ट लाई थी। अब ये है क्या? देखिए ये अगर हम बात करें तो जो इंडियन थॉट एंड कल्चर है, ठीक है, जो हमारा भारतीय विचार संस्कृति के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, ठीक है, जो हमारा धर्म है और संस्कृति है, उसके ऊपर जो थॉट प्रोसेस है, जो विचार है, उनकी इंस्पिरेशन को निकालना, उसको उसकी जो इंस्पिरेशन है उसको रिवाइव करना, उसको निकालना, ठीक है, मेन मकसद है इसका। और जो एक तरह से एंशिएंट रिलीजन है वैदिक टाइम से, ठीक है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ठीक है, खासकर जो हिंदुइज्म और बुद्धिज्म है, इसको स्ट्रेंथन करना, उसको और ज्यादा मजबूत करना, ठीक है, उसको रिवाइव करना, ठीक है, उसमें अगर कमियां आई हैं या प्रॉब्लम्स आई हैं उनको दूर करना और उनको स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, उसको मजबूती प्रदान करना। और दूसरी बात इन्होंने बोली थी कि जो लॉ ऑफ कर्मा है इसको एक्सेप्ट किया कि भाई कर्मा के लॉ के ऊपर तो ठीक है चलना ही पड़ेगा, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही सिस्टम बनेगा, ठीक है, तो लॉ ऑफ कर्मा को सपोर्ट किया, एक्सेप्ट किया। एंड उपनिषदों से, वेदांत से, योगा और सांख्य फिलॉसफी से काफी ज्यादा ये इंस्पायर्ड भी हुए, ठीक है। ये लोग किससे इंस्पायर्ड थे? उपनिषदों से, वेदों से, योग और सांख्य दर्शन जो हमारी फिलॉसफीज है उनसे, ठीक है, प्रभावित थे। तो स्पेशली इन्होंने हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के ऊपर जो है वो उनको स्ट्रॉन्ग करने का, उनको इंस्पायर करने का मकसद है। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि क्या है इंडियन थॉट एंड कल्चर। इंडियन थॉट एंड कल्चर, ठीक है, ये जो है यहाँ से इंस्पिरेशन लेंगे, ठीक है, इन्होंने इंस्पिरेशन ली इंडियन थॉट एंड कल्चर जो सदियों से चलता रहा, ठीक है, और इन्होंने कहा कि
हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को क्या करना है, रिवाइव करना है, और उसको रिवाइवल के बाद स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रेंथन मजबूत, ठीक है। और वो रिवाइव करके ही मजबूत किया जा सकता है, ठीक है। उसमें बदलाव बहुत जरूरी है, जो हमने समय के साथ चेंज कर दिए हैं, बदलाव किए हैं, उनको बदलना पड़ेगा, उनको फिर से वो चीजें जो रियल मीनिंग है हिंदू धर्म का वो लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, लॉ ऑफ कर्मा को एक्सेप्ट किया। इसके अलावा उपनिषदों को सपोर्ट किया। उपनिषद एक्चुअली फिलोसफीज है, ठीक है। 108 उपनिषद है, जिसमें 11 मुख्य उपनिषद है, ठीक है। ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है। और उपनिषदों को जो है वो सपोर्ट करना, ठीक है, और कि वेदों की जो क्रक्स है, वेदों की जो एक तरह से क्योंकि उपनिषदों को हम वेदांत भी बोलते हैं, तो कंक्लूजन है वेदों का उपनिषद में, तो इनको भी सपोर्ट किया। इसके अलावा सांख्य दर्शन और योग दर्शन, ये जो फिलॉसफीज हैं दो, सांख्य और योग, इसको सपोर्ट किया, ठीक है, इनको सपोर्ट किया, और वेदांतों को भी सपोर्ट किया। मतलब बोलने का मतलब ये है कि सारी चीजों को जो हिंदुइज्म से जुड़ी हुई है, इनको सपोर्ट किया जा रहा है। इसी के थ्रू वो बुद्धिज्म को भी और हिंदुइज्म को भी रिवाइव और स्ट्रेंथ करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ साथ इन्होंने, एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज भी बनाया था, ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। अब देखिए हिंदू कॉलेज बताया वो तो मैंने बता दिया था 1817 में कलकत्ता में, बट ये जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है ये 1898 में बना, और कहाँ बना था, ठीक है, तो ये एट बनारस, ये बनारस में बना, जो बाद में BOHU बना, ठीक है। यही बाद में BHU बना था, कब बना था, 1916। किसने बनाया था, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। और BHU क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। BHU मतलब आज भी बहुत फेमस है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, दोनों यूपी में है, बनारस भी यूपी में, अलीगढ़ भी यूपी में, ठीक है। तो AMU भी आएगा, अभी हम मुस्लिम रिफॉर्म से पढ़ेंगे, बट अभी ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में बनी थी ये, और वो उसी को ही प्रमोट किया, उसी को ही चेंज किया। एक्चुअल में इसकी स्थापना तो कर चुकी थी एनी बेसेंट, ठीक है। ध्यान रखना कि ये पहले क्या थी, ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से स्टैब्लिश हुआ था 1898 में, जहाँ पे हिंदुइज्म को रिवाइव करने की बात की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। मगर बाद में ये मदन मोहन मालवीय, जो कि हिंदू महासभा का गठन जिन्होंने किया था, हिंदू महासभा, उन्होंने इसको और ज्यादा तरह से प्रमोट कर दिया और इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया। BHU 1916 में मदन मोहन मालवीय, ये BHU इन्होंने बनाया, शुरुआत इसकी एनिमेशन ने कर दी थी। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है, इसके पीछे क्या कंटेक्स्ट है, कहाँ किसने क्यों किया ये चीज, ठीक है, और भारत में इसका रेलेवेंस क्या है, ठीक है, और ये हुआ क्यों। स्पेशली वैसे तो धर्म उन्होंने और भी देखे थे, बट जो फोकस था इनका, मेन फोकस था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही थे धर्म, और भी थे, ठीक है। जैसे यहूदियों के ऊपर भी उन्होंने रिसर्च की थी, बट जो मेन हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है एक और टर्म, एक और सोसाइटी, जिसको बोलते हैं डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। देखिए जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है, इसके फाउंडर हैं MG रानाडे,
जो मैंने कल भी बताया था नाम शायद, ठीक है, महादेव गोविंद रानडे, ये महाराष्ट्र से है, ठीक है। और आत्माराम पांडुरंग के साथ मैंने इनका नाम बताया था प्रार्थना समाज में, ठीक है। प्रार्थना समाज किया था डिस्कस 1867 में किया था। और ये जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है, तो डेक्कन नॉर्मली हम पुणे को बोलते हैं, ठीक है, पुणे बेस्ड है ये, ठीक है। जंसीपाल गंगाधर, एमजी रानडे, ठीक है, साथ में और भी बहुत सारे लोग। तो एमजी रानडे जो है, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। और भी है नाम, ठीक है, मगर ये मेन है। और कहाँ हुई थी? इन पुणे। कब हुई थी? इन 1880, ठीक है। अब जैसे ही हमें दिख रहा है कि एजुकेशन सोसाइटी होगी, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका कि जो एजुकेशन है उसकी कंट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है, शिक्षा का क्या योगदान रह सकता है, ठीक है। जो वेस्टर्न इंडिया है, ठीक है, जो हमारा वेस्टर्न इंडिया का मतलब महाराष्ट्र, ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, इसमें, ठीक है, जो कल्चर है इंडिया का, ठीक है, उसको प्रमोट करना है थ्रू एजुकेशन, तो वो कैसे योगदान दे सकती है, ठीक है, एजुकेशन। और से बोलते हैं ना कि एजुकेशन में हमें कुछ अपने कल्चर को, है ना, बच्चों को सिखाना चाहिए, और वो करिकुलर एक्टिविटीज जो है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वो इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। तो वो इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिला था सिस्टम, ठीक है, ताकि जो हमारी चीजें हैं, हमारा जो एक कल्चर है, वो प्रमोट किया जा सके, ठीक है। जो इनका मेन मकसद यही है कि एजुकेशन के थ्रू कल्चर को प्रमोट किया जाए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। बस ईयर और फाउंडर का नाम जाना जरूरी। ऑब्जेक्टिव पता लग गया आपको कि एजुकेशन के थ्रू कल्चर को प्रमोट करना है, रिवाइव करना। नेक्स्ट एक और आता है, दैट इज मद्रास हिंदू एसोसिएशन, ठीक है। इसका सिर्फ फाउंडर वगैरह पूछ लेते हैं कई बार। मद्रास हिंदू एसोसिएशन, मद्रास हिंदू एसोसिएशन। तो ये जो एसोसिएशन है, इसके जो फाउंडर है साउथ इंडिया के होंगे, मद्रास में, तो मद्रास के होंगे, ठीक है। और इनका नाम है, थोड़ा सा नाम तो उल्टे रहेंगे इनके, वीर सलिंगम पतालू, ठीक है, वीर सलिंगम पंतालू। जिसका नाम याद रख सकते हैं, वीर सलिंगम पंतालू, ये है मद्रास हिंदू एसोसिएशन के फाउंडर, ठीक है, जिन्होंने इसको मद्रास में 1892 में स्थापित किया, ठीक है। और जो इससे जुड़ी हुई मूवमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे महिलाओं की दुर्दशा, ठीक है, और देवदासी सिस्टम, ठीक है। देवदासी सिस्टम मतलब जो एक तरह से स्लेव होते थे, दास प्रथा थी, उसको खत्म करना, ठीक है। और महिलाओं को उनकी एजुकेशन, उनके राइट्स, उनको पढ़ाना, लिखाना, बताना, समझाना, अवेयर करवाना, वो सारी चीजें आती हैं इसमें। बट इसके फाउंडर और ईयर को याद रख लेना, बाकी तो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वही चीजें आपकी जिसकी। हाँ, ये है कि देवदासी सिस्टम को खत्म करने की बात की गई। देवदासी का मतलब ये है कि जो खासकर जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनको जो है वो दासियों की तरह जो राजघरानों में यूज किया जाता था, वो थोड़ा सा गलत परंपरा था, उसको खत्म करने की बात की गई, ठीक है। और उनको उस चीज से बाहर निकलने की, ठीक है, मोटिवेट किया गया। चलिए, और भी बहुत सारी है, इसमें से हम देखेंगे कल। जैसे एक लोक हितवादी का नाम आता है, ठीक है, खुदाई खिदमतगार मूवमेंट है, वो भी आता है, ठीक है। फिर कास्ट मूवमेंट्स इसके साथ साथ चलेंगी, तो कल हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि अभी ये बड़ा लंबा चौड़ा है, तो कल भी हमारा यही रहेगा। इसमें हमने कुछ चीजें और भी नहीं देखी, जैसे
एक आता है हमारा वेद समाज, एक आता है देव समाज, और एक जैसे नाम है वेद समाज, देव समाज, इनको भी हम देखेंगे। ठीक है, ये क्यों और किसने किए थे। वेद समाज, देव समाज में वैसे कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, तो इनको भी देखेंगे। और साथ में खुदाई खिदमतगार मूवमेंट, तो ये किसी मुस्लिम के द्वारा शुरू किया गया होगा। ठीक है, और इसको भी देखेंगे। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया था। चलिए, तो बाकी कल करते हैं। ठीक है, तो आज किए इनके ऊपर, जो आज की और कल की, मैं आज क्वेश्चन भेजूंगा आपको। क्वेश्चन जो है वो ट्राई करने हैं कभी, और इजी रहेंगे, कल जो हुआ वो। ठीक है।